3 दिन में भारत में मिला लिया था। लाजमी भी था क्योंकि वहां लगभग सब लोग हिंदू लोग रहते थे। अगर वोटिंग होती तो कोई बात थी नहीं उसमें। एक जूनागढ़ था जिसको गुजरात का हिस्सा मानते हैं आजकल हम। जूनागढ़ के जो प्रधानमंत्री थे दीवान, उनका नाम था शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो ने कोशिश की थी कि जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा बना दें, इसके बावजूद भी वहां की 98-99% आबादी हिंदुओं की थी। होता है शौक, किसी किसी को लगता है ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो उनके मन में है कि क्या मैं इसको पाकिस्तान में लेके जा सकता हूँ। तो फिर जब डांट पड़ी, जब इलेक्शन हुआ, तो लगभग 99% के आसपास लोगों ने भारत के पक्ष में वोट दिया, तो शाहनवाज भुट्टो वहां से भाग गए। उन्हीं शाहनवाज भुट्टो के एक सुपुत्र हुए जिनका नाम है जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन्होंने 1971 के युद्ध के बाद इंदिरा गांधी के साथ समझौता किया था। वो 1970 में पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, 1971 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे और 1973 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो गए। वहां चलता है, कुछ भी चलता है वहां लोकतंत्र मौसमी है, हर 10 साल में आता है, 5-6 साल के लिए फिर चला जाता है। अब ये 18 साल से लगातार लोकतंत्र चल रहा है वहां पर, 17 साल से। और कल ही उन्होंने आसिम मुनीर को बना दिया है फील्ड मार्शल। मेरी छठी इंद्रिय कह रही है कि लोकतंत्र जाने वाला है, क्योंकि अब तक 4 सैनिक तानाशाह हुए हैं। कुल 30 साल तानाशाही चली अब तक पाकिस्तान में आजादी के बाद। 21+9 या 21+7 28 पीएम हो चुके हैं। एक भी पीएम पाकिस्तान में आज तक 5 साल पूरे नहीं कर पाया है आज तक। नवाज शरीफ 4 बार पीएम बने, तब जाके 9.5 साल पूरे किए हैं 4 बार में। एक बार में कोई पीएम 5 साल पूरे कर पाया हो पाकिस्तान के इतिहास में नहीं है। पाकिस्तान का अपना उसूल है कि कैसे 5 साल कैसे कर लेगा। फिर जो वहां पीएम बनता है उसके बाद उसके करिकुलम में है कि पीएम बनने के बाद या तो जेल जाना है या विदेश जाना है। तो जेल जाना, फिर जेल में कुछ भी हो सकता है, और नहीं तो आपको मार मार के विदेश भगा देंगे और आपसे साइन करवा देंगे, वापस नहीं आओगे। ये वहां के लोकतंत्र का मिजाज है। हमारा लोकतंत्र अलग है। नेहरू जी 18 साल 17-18 साल रहे, इंदिरा जी 15-16 साल रही, मोदी जी को 12-13 साल हो गया, 11-12 साल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। राजीव गांधी 5 साल रहे, नरसिम्हा राव 5 साल रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र हमारे खून में है, हमारी नसों में है, हमारे मिजाज में है। उनको सीखना पड़ता है। और इसलिए हर 5-7-8 साल बाद कोई ना कोई सैनिक तानाशाह आता है और पूरे देश पे कब्जा करता है। तानाशाह लंबे चलते हैं। जिया उल हक 11 साल तानाशाह रहे, परवेज मुशर्रफ मेरे ख्याल से 8-9 साल तानाशाह रहे, अयूब खान जिनका जिक्र भी आने वाला है वो मेरे ख्याल से 10 साल के आसपास, 1958 से 69, 11 साल तानाशाह रहे। तानाशाही लंबी चलती है, सरकारें छोटी चलती है। और इससे दोनों देशों के जो मिजाज का अंतर है आपको घटनाओं में समझ में आएगा। तो भारत पाकिस्तान में झगड़ा हुआ जम्मू कश्मीर को लेकर, उस पर एक बहुत लंबी बात मतलब हमने भी की है, वैसे भी आपको पता ही होगा, आपने आईआर पढ़ा होगा, शायद इतिहास पढ़ा ही होगा, कि सवाल था कि किस तरह जाएगा। वो इंडिपेंडेंट होना चाह रहे थे, फिर उन पर कबाइलियों ने हमला किया, तो जम्मू कश्मीर के राजा ने भारत के साथ संधि कर ली और कह दिया कि मैं भारत का हिस्सा बनना चाहता हूँ। जब साइन हो गए तो हमारी सेना रही, वहां से निकाला। लेकिन बीच में जहां कहना चाहिए युद्ध विराम हुआ, उस समय एक गलती हम कह सकते हैं कि शायद हुई हमसे, क्योंकि हम नए नए देश थे, उस समय हम नहीं समझ पाए। लेकिन नेहरू जी इस मामले को यूनाइटेड नेशंस लेके गए। कई लोगों का मानना है कि उस समय वहां ले जाने के बजाय 4 दिन और लगाते, खाली करवा लेते, मारपीट के, ज्यादा अच्छा रहता। पर कुछ रही होंगी परिस्थितियां, हमें नहीं पता उस समय की। लेकिन जिस पर आज मेरा ज्यादा जोर है वो ये है कि उसी समय पाकिस्तान एक और झगड़े में उलझ गया था। आपको शायद पता हो कि पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान एक ईस्ट पाकिस्तान। जिसको आजकल हम पाकिस्तान कहते हैं, उस समय उसको क्या बोलते थे, वेस्ट पाकिस्तान। और जिसको आजकल बोलते हैं बांग्लादेश, उसका नाम उस समय था ईस्ट पाकिस्तान। वो पाकिस्तान का ही पार्ट था। पाकिस्तान एक अजूबा किस्म का देश था जिसके 2 हिस्से बहुत दूर दूर थे और जिनके बीच में बहुत बड़ा एक देश भारत था। वो कैसे जुड़े हुए थे हमें नहीं पता, पर उनका मानना था कि जुड़े हुए हैं। वो उन दोनों के साथ हैदराबाद के चक्कर में भी थे। तो फिर वो देश का नक्शा कैसा होता, समझ पा रहे हैं कि ये देश का हेडक्वार्टर है, ये देश का दूसरा हिस्सा है, ये देश का तीसरा हिस्सा है। जूनागढ़ होता ये देश का चौथा हिस्सा है। वो लक्षद्वीप के चक्कर में भी थे, ये देश का 5वां हिस्सा है। और इनके बीच में एक बहुत बड़ा देश है। वो ऐसा देश बनाना चाह रहे थे। ये तो पटेल सबकी सफाई और समझदारी थी कि लक्षद्वीप की नजर नहीं पड़ने दी गई, ये हमने खाली करवा ही लिया, ये खाली करवा ही लिया, तो ये 2 बचे थे। और कोई भी देखेगा, देखिए मुझे भारतीय नक्शा ठीक से बनाना आता नहीं, तो मैं इसलिए अपनी हंसी करवाना नहीं चाह रहा हूँ, आप इसी से बात समझ पा रहे होंगे ना। कोई भी देखेगा तो कॉमन सेंस से समझ सकता है कि ये देश कैसे आसानी से चल पाएगा। यानी मुश्किल हो, चल जाएगा शायद, लेकिन चलाने के लिए विशेष उपाय करने पड़ेंगे, खास कोशिशें करनी पड़ेंगी। सामान्य रूप से चलाना आसान नहीं होगा। वो होता ना, दिनकर ने कहा था जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो इनका विवेक मरा हुआ था पहले से ही, और इन्होंने 1948 में ही ईस्ट पाकिस्तान में कांड करना शुरू कर दिया। आपने सुना कि आजकल खूब डिबेट चलती है, कर्नाटक के लोग बोलते हैं कि कन्नड़ में बोलो, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैं तो हिंदी में बोलूंगा। फिर महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं मराठी में बोलो, नहीं मैं तो हिंदी में बोलूंगा। ऐसे नहीं करना है। अगर कल को आप कर्नाटक ऑर्डर में आईएएस बन जाएं तो कन्नड़ सीखनी है, महाराष्ट्र ऑर्डर में जाएं तो मराठी ठीक से सीखनी है। किसी भी स्थान के लोगों की बड़ी गहरी भावनाएं जुड़ी होती है अपनी भाषा के साथ, और यदि आप उस स्थान पर रोजगार कर रहे हैं तो उनकी भाषा में कुछ शब्द सीख के कम से कम काम चला सके बात करने में, इसमें क्या बुरी बात है। कहावत है अंग्रेजी की, बी ए रोमन व्हेन इन रोम। रोम जाओ तो रोमन्स की तरह रहो। ये क्या कि रोम जाके आप हरियाणवी तरह वहां पर कि मैं तो हरियाणा से आऊँ, मैं तो गुलेल से ही मारूंगा, ये कोई बात होगा। हो ये बच्चा बोल रहा था मैं हरियाणा से हूं तो मैं तो अपने तेवर में रहूंगा। मैं भी हूं, चिंता मत करो, हम दोनों 2 गुले लेके चलेंगे, ठीक है। सो बी ए रोमन व्हेन इन रोम। रोम में हो तो रोमन बन के रहो। इन लोगों ने क्या कमाल किया, इधर का जो पाकिस्तान था और इधर का जो ईस्ट पाकिस्तान था, यहाँ के सब लोगों की भाषा बांग्ला थी, है ना। कुछ लोग थे कुछ और भाषा बोलने वाले, पर मोटे तौर पर आप मान सकते हैं कि 95% से ऊपर लोगों की पहली भाषा बांग्ला ही थी। यहाँ के जो लोग हैं, ये जो पाकिस्तान से 4 प्रांत हैं जिसमें मुख्य प्रांत पंजाब है। पंजाब ही पाकिस्तान है बेसिकली। सारी पावर सारी अथॉरिटी पंजाब के लोगों के हाथ में रहती है।
पर इन लोगों को लगा कि क्योंकि हमने मुस्लिम आइडेंटिटी से अपना देश बनाया है तो पंजाबी भाषा अगर रखेंगे तो वो बात नहीं आएगी। तो ऐसा करते हैं, हम देश की राजभाषा, स्टेट लैंग्वेज उर्दू रखते हैं। उर्दू रखने से क्या होगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि उर्दू और मुसलमान का लिंक आपस में, जबकि झूठ बात है। भाषा और धर्म का कोई लिंक नहीं होता है, धर्म अलग चीज है, भाषा अलग चीज है। पर इनको लगा उर्दू रखेंगे तो एक हम एस्टेब्लिश कर पाएंगे बात को कि मुस्लिम देश है, हमारी अपनी भाषा उर्दू है। तो इन्होंने कहा कि उर्दू हमारी अकेली स्टेट लैंग्वेज होगी, यानी पाकिस्तान में रहने वाले हर इंसान को सरकार के साथ जो भी बातचीत करनी है, लिखना है, पढ़ना है, जो भी करना है, उर्दू में ही करना होगा। तो यहाँ के लोग इसलिए मान गए कि पंजाब की सारी अथॉरिटी थी, पंजाब के लोगों ने फिक्स किया था उर्दू, तो अंडरस्टैंडिंग बन गई। बाकी 3 राज्यों की हैसियत वहां ज्यादा है नहीं, पंजाब जो चाहता है वो हो जाता है। पंजाब की मुख्यमंत्री कौन है? मरीम नवाज है, जो नवाज शरीफ की बेटी है। नवाज शरीफ के छोटे भाई कौन है? प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ कहाँ है? विदेश में है, क्योंकि पहले पीएम थे। एकदम मामला सेट है कि भाई बनेगा पीएम, बेटी बनेगी सीएम पंजाब की। पंजाब का सीएम मतलब आधा पाकिस्तान उसी का है। और मैं बैठा हूँ लंदन में, मैं वहीं से फोन पर सरकार चलाऊंगा। आऊंगा नहीं क्योंकि गड़बड़ हो सकती है। मैं इमरान खान जैसा नहीं बनना चाहता कि मैं भी जेल में जाके कुटाई हो मेरी, मैं वो नहीं चाहता, इसलिए मैं विदेश में रहूंगा। अब इन्होंने कहा इनसे भी कि आपको भी उर्दू सीखनी है, पूरी आबादी बोली उर्दू सीखो। आप समझते हैं मूर्खता किस दर्जे की है ये वाली। इनके संविधान सभा में यहाँ के लोगों ने कहा कि संविधान सभा की डिबेट्स में बांग्ला में बोलने दो हमें, वरना उर्दू। हद तक हुई कि 1948 में जिन्ना साहब इस पाकिस्तान में ढाका में गए, वहां स्पीच दी। वहां के लोगों ने कहा, ढाका यूनिवर्सिटी की शायद बात है, लोगों ने कहा कि सर हम बांग्ला चाहते हैं, आजादी हमें भी तो मिली है। बोले ना, आप समझ नहीं रहे, जो आपसे बांग्ला कह रहे हैं वो मुसलमानों को बांटना चाहते हैं, पाकिस्तानियों को बांटना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं कौन कर रहा है? उनका इशारा हमारी तरफ से, भारत की तरफ। आप समझ रहे हैं कौन कर रहा है? लोग बोले हाँ समझ तो रहे हैं, लेकिन वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, हम तो कुछ और ही समझ रहे हैं इसमें कि कौन हमें उर्दू थोप रहा है हमारे ऊपर। जिन्ना साहब ने कहा कि नहीं, आपको उर्दू सीखनी होगी और बांग्ला नहीं चलेगी। ईस्ट पाकिस्तान शुरुआत से ही नाराज है। 1948 में युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच में, जम्मू कश्मीर का बंटवारा हुआ, एक लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई। उस लाइन ऑफ कंट्रोल से हम मोटा मोटा काम चला देते हैं। 1949 में घटना और घटी, जो हमारा तीसरा पड़ोसी है चाइना, आजाद हो गया। किससे आजाद हो गया? तो वहां की एक सरकार से आजाद हो गया जो ताइवान में जाके सरकार चला